हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अफेयर्स। तो आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लोकसभा में भी पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। तो सारी इसकी डिटेल्स देखेंगे, क्या प्रोविजंस हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या हिस्ट्री रही है अभी तक, कितने टाइम से हम रिजर्वेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं पर बार बार रुक जा रही है। तो सारी डिटेल्स देखेंगे, क्या इम्पेक्ट होगा बिल का, क्या वुमेन की इस टाइम सिचुएशन हमारी इम्प्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और कैसे हम कर सकते हैं और कोई ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जिससे हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हम इसमें पढ़ने पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पहले हम देखते हैं कि वुमेन जो है इंडियन पार्लियामेंट में और जो अदर कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में, उसमें मैक्सिमम कितना रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, हमारी इंडिया में कितना रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो स्टेट्स हैं उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो देखते हैं, तो ग्लोबल अगर एवरेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24.6% है। अगर इस डेटा की बात करें तो कुछ 26% भी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डेटा हैं, बट हम मान सकते हैं कि 25% जो है रिजर्वेशन है वुमेन का बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें। तो हमारी कंट्री में कितना रिप्रेजेंटेशन है इस टाइम जो 2019 का लोकसभा है, किसी को पता है? तो हमारी कंट्री में इस टाइम 15.03% जो है 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 81 मेंबर्स हैं जो वुमेन हैं। राज्यसभा की बात करें तो 29 है, मीन्स 12% रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो 13 वुमेन हैं जो कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, 12.5%। देन राजस्थान 13.8%। ये डेटा थोड़ा पुराना है, बट अभी की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि इलेक्शन अभी रिसेंट में हुए थे वेस्ट बंगाल में, तो अभी जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, सेकंड नंबर पर राजस्थान में। ठीक है, तो ये थोड़ा याद कर लेना, पर अभी वेस्ट बंगाल है, ये कंफर्म है। तो अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो रवांडा 61.3% रिप्रेजेंटेशन है, क्यूबा 53.4%। तो आप इसमें देख सकते हैं कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसके पास ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। अब यूएस का देख सकते हैं, टॉप इकॉनमी है, बट वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 27.7% है। ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा, बट अब और कंट्रीज़ का देखिए, कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा इकॉनमी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तभी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। ये सोसाइटीज़ इस तरीके से डेवलप हुई हैं, तो उस हिसाब से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कंट्रीज़ में दिया हुआ है। तो अभी हमारा जो बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसकी बात करते हैं तो इसमें हम इस बार 1/3 रिजर्वेशन देने वाले हैं लोकसभा सीट्स में और स्टेट असेंबलीज़ में वुमेन के लिए। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। जबकि इस बार ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लासेस है उसमें उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें, और यही सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे, और लास्ट टाइम भी यही इशू बना था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, तो आर्टिकल्स 330A और 332A ये इंक्लूड किए जाएंगे, तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसका एक सनसेट क्लॉज भी होगा, जैसे कि जब इंडिपेंडेंट हुई थी कंट्री तब भी जो रिजर्वेशन का क्लॉज था वो 10 ईयर्स का था, बल्कि वो बार बार एक्सटेंड कर दिया गया है, बट इसका जो है 15 ईयर्स का है। और ये देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस बिल को इंट्रोड्यूस मीन्स रिजर्वेशन देने के बाद। अगर नहीं हो रहा है तो फिर रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है इनकी। और अगर 2008 में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और जो अभी बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो इसमें 2 चेंजेस हैं, ठीक है, सबसे बड़े। तो फर्स्ट ये कि 1/3 जो लोकसभा सीटें हैं वो हर स्टेट में वुमेन के लिए रिजर्व करनी थी। जैसे हमारे यूपी में बात करते हैं तो लोकसभा सीट कितनी है, 80 सीट्स हैं लोकसभा की, तो उसमें उसकी 1/3 सीट हमें रिज़र्व करनी थी। बट जो चेंजेस किए गए हैं कि 1/3 सीट्स टू बी रिज़र्व फॉर वुमेन, तो इसमें ओवरऑल सीट्स का रिजर्वेशन है, इसमें स्टेट को क्लासीफाई नहीं किया गया। जबकि लास्ट जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसमें स्टेट को क्लासीफाई था कि हर एक स्टेट में 1/3 जो लोकसभा सीट्स हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी उसकी 1/3 सीट होंगी, उनको हम वुमेन के लिए रिज़र्व करेंगे। सेकेंड जो चेंजेस किए गए हैं वो ये कि रोटेशन ऑफ सीट्स। तो इसमें ये था कि एवरी जनरल इलेक्शन होगा, जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ था हमारा, नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो 2020 मीन्स अब 4 में होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जनरल इलेक्शन के ही टाइम पे और जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको रोटेट किया जाएगा। बट जो नया बिल है उसमें ये है कि
रिज़र्व जो सीट्स होंगी उनको एवरी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पर चेंज किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी तक हमारी कंट्री में 4 बार हुई है। तो फर्स्ट टाइम हुई है 1952 में, सेकेंड टाइम हुई थी 1962 में, फिर थर्ड टाइम हुई 1972 में, फिर फोर्थ टाइम हुई 2002 में। तो आप देखें ना कितने साल का गैप के बाद, तो उस गैप के बाद ही जो है रिज़र्व सीट्स हैं वो रोटेट की जाएंगी। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो पॉइंट था वो ज़्यादा बेटर था इससे, बट इन्होंने इस बिल में ही रखा है। देखते क्या होता है। अभी प्रेसिडेंट के पास जाना बाकी है बिल, और ये इम्प्लीमेंट काफ़ी टाइम के बाद होगा, क्योंकि अभी जैसे अभी इन्होंने कहा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद होगा, तो नेक्स्ट जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी वो 2026 में होगी। ठीक है, तो उस टाइम जो सेंसस यूज़ किया जाएगा वो 2021 का यूज़ किया जाएगा। तो जो ये होने वाला है चेंजेस, ये 2029 में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग इस बिल को ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन की वजह से डाला है, मतलब इनको वोट्स के चाहिए इस वजह से डाला है। फिर देखते क्या होता है। ये तो ऑपोजिशन का तो काम है अपोज करना, तो उनका पॉइंट ये है। तो इसी वजह से ये जो बिल है ये प्रॉपरली जो फंक्शन करेगा वो 2029 इलेक्शन से करेगा। इस इलेक्शन में ये फंक्शन नहीं करेगा कोई, इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, अगर ये पॉइंट होता तो मे भी ये 2024 तक इम्प्लीमेंट हो सकता था, बट ये पॉइंट की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज 2026 में हुई। 2002 में अमेंडमेंट किया गया था और उससे सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। तो उस टाइम डीलिमिटेशन होगी, उसके बाद ही फिर सीट्स बढ़ेंगी। उसके बाद 1/3 सीट्स हैं जो कि रिज़र्व की जाएंगी, जो कि ऑपरेशन होगी नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होंगे 2024 के बाद 2029 में, तो उसमें जाके इम्प्लीमेंट होगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि 2029 में ही इम्प्लीमेंट होगा। तो काफ़ी लोग इस पर भी इशू बना रहे हैं। तो कुछ पार्टीज़ ने ये भी कहा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसमें रिजर्वेशन देंगे जब हम कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं, या फिर हम 12 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज रख लें। मीन्स एक मेल मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मतलब कैंडिडेट एज नॉमिनेट होगा, और मीन्स एक मेल एक फ़ीमेल ऐसे करके होगा। तो वोटर होगा, उसके पास चॉइस होगी वो फीमेल को वोट करना चाहता है या मेल को वोट करना चाहता है। ठीक है, तो दोनों चॉइस होगी उसके पास। तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे जिसमें 2 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब नॉमिनेट कर रहे हैं हम कैंडिडेट्स को टिकट्स दे रहे हैं, तो उस टाइम हम 1/3 या फिर जो भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो वो टिकट्स वुमेन को दी जाएंगी। तो उसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को में अगर रिजर्व करते हैं सीट्स को तो क्या एडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो वोटर को चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो कुछ वुमेन्स भी होंगे, कुछ मेल भी होंगे, क्योंकि मेल ही रहते हैं मोस्टली। टिकट्स जो पार्टीज़ हैं वो मेल को देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो मेल को ही देती हैं। तो इससे क्या होगा कि कुछ सीट्स रिजर्व होंगी तो फीमेल को भी चांस देंगे, वोटर के पास भी चॉइस होगी कि जैसे मोस्टली फीमेल जो वोटर्स होते हैं उनको भी चॉइस होगी कि हाँ फीमेल कैंडिडेट्स को भी वो लोग खड़ा कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी देगा पार्टीज़ का कि वो मेल फीमेल किसी को भी चुन सकते हैं अपनी पार्टीज़ के लिए। एक सोशल फैक्टर भी होगा, अगर वो फीमेल्स को चूज़ करेंगे तो वो दिखा सकेंगे भाई हमने फ़ीमेल को चूज़ किया है, तो हम फीमेल को वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक रेपुटेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और ये होगा इन्हें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से, जहाँ पे एरियाज में माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ से वुमेन को नॉमिनेट करें तो इन्हें इलेक्टोरल एडवांटेज भी मिलेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा अगर वुमेन पार्लियामेंट में बढ़ेंगी तो एक वुमेन कॉन्शियसनेस आएगी जो भी लॉज वगैरह हैं उसमें। और इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर इन्होंने टिकट्स दे भी दिए तो गारंटी भी नहीं है कि वो लोग इलेक्ट होकर आएंगे, क्योंकि क्या पता जो दूसरी पार्टी के मेंबर हैं वो मेल हैं और वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके जीतने के, तो फिर वुमेन कैंडिडेट जो होगी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और या फिर एस पार्टीज़ ये भी कर सकती हैं कि जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पार्टीज़ को पता है कि हाँ उससे हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, कि वहाँ की कम्युनिटी अलग है या फिर कोई भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस एरिया के टिकट के लिए उन्होंने वुमेन कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। उससे क्या हुआ, उन्हें सोशल फैक्टर तो मिल ही गया उसका, और उन्हें नुकसान भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करने वाले थे वो ऑलरेडी वीक है। ठीक है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट मेल कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, वो वुमेन उसके सामने खड़ा कर देते हैं तो उसको डिसएडवांटेज होगा। तो ये सारे इश्यूज़ होंगे इस वाले पॉइंट से। अगर हम देखें 12 मेंबर का कि एक मेल एक फ़ीमेल कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि चॉइस तो बढ़ जाएगी वोटर की, तो उससे वोटर की चॉइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है। एक डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो जाएगी कि मेल फीमेल दोनों को इलेक्ट किया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो उसको इम्प्रूव करने की बात है तो मेल फीमेल दोनों मिल के करेंगे, या फिर जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसमें भी फ़ायदा हुआ कि 2 लोग उस चीज़ को देखने वाले होंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सारे रीज़न्स हैं, इसमें एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगर हम डुअल मेंबर रखते हैं, देखो मेंबर्स तो मतलब ये तो बात ये कि मेंबर्स तो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे 2 मेंबर्स को रखेंगे तो फिर नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे पार्लियामेंट में बैठने की सीट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ जो एमपीज़ हैं वो बढ़ जाएंगे ना। तो डिलिब्रेशन डिस्कशन जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी सीट्स हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स तो हैं नहीं, पार्लियामेंट छोटा है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें अकोमोडेट करने में, डिस्कशन करने में इश्यूज़ होंगे ज़्यादा लोग रहेंगे तो। और ये भी प्रॉब्लम है इसका कि वुमेन को एक सेकेंडरी पर्सन बना दिया, मीन्स मेल को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, फीमेल को नहीं देते हैं। तो फिर जो रिजर्वेशन है उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वुमेन कैंडिडेट को इलेक्ट करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो लोग जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो कई डिकेड से मूवमेंट चल रहे हैं कि वेमेन को कैसे रिजर्वेशन मिले, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी जो 3 वेमेन बॉडीज़ थी उन्होंने एक लेटर भेजा था जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनको 1931 में कि भाई हमें भी रिजर्वेशन दे दो, बट उस टाइम इनकी सुनी नहीं गई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वेमेन के रिजर्वेशन को लेके फिर से डिबेट्स हुई, बट इसको रिजेक्ट कर दिया था कि डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ग्रुप्स। तो उन्होंने कहा कि भाई सबको देना है, ऐसे हम पर्टिकुलर वेमेन को नहीं दे सकते, ठीक है। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। फिर कमेटी ऑफ स्टेटस ऑफ वेमेन 1971 में बनाई गई, ठीक है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 में आया। तो दोनों ही रिकमेंड किया कि लोकल बॉडीज़ में हम रिजर्वेशन वुमेन को दे सकते हैं। तो फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इंट्रोड्यूस किए गए, और इसमें जो भी लोकल बॉडीज़ थी उसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट ने 50% रिजर्वेशन भी वुमेन को दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार है, और भी स्टेट्स हैं बट आई नो बिहार की, हाँ बिहार में 50% रिजर्वेशन है। अभी यूपी में 50% रिजर्वेशन नहीं है, अभी 1/3 है, मीन्स 1/3 कंपलसरी है। कुछ कुछ स्टेट्स ने 50% भी लोकल बॉडीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। अगर और देखें तो 1996 में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, देवेगौड़ा जी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम ये सिलेक्ट कमेटी को भी रेफर किया गया था जिसकी हेड थी गीता मुखर्जी, बट लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से बिल लैप्स हो गया। तो उस टाइम भी ओबीसी वुमेन को लेकर कोई भी कंसेंसस नहीं था, क्योंकि आज भी नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न है एक मीन्स अपोज करने का। जो अभी रिसेंट में बिल आ रहा है उसको 1999 में बिल री इंट्रोड्यूस किया गया एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से 13 लोकसभा में। ये 2 बार 2003 में भी इंट्रोड्यूस किया गया, बट कुछ पास नहीं हो पाया, कुछ आगे बढ़ नहीं पाए चीज़ें, और वो डिसॉल्व होते ही लैप्स हो गया। फिर 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन बिल को, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उनका, उसमें भी इंक्लूड किया उसको, और राज्यसभा में टेबल किया, जिससे कि वो जैसे लोकसभा लैप्स होती है तो वो बिल लैप्स हो जाता है, बट इन्होंने इस बार राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस बार क्या हुआ, राज्यसभा ने पास तो किया, ये 108 2010 में 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2008, तो इसको राज्यसभा ने पास कर दिया, बट लोकसभा में ही लैप्स हो गया। आरजेडी, जेडीयू एंड एसपी ने इसे काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, और इसका कारण बहुत बड़ा यही था कि इसमें जो वेमेन बैकवर्ड ग्रुप की हैं, मीन्स ओबीसी की जो वेमेन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था। वो चाहते थे कि इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, बट ये नहीं था। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है लॉ मेकिंग में अगर बढ़ता है तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पार्लियामेंट में, तो उनसे रिलेटेड जो भी लॉज रहेंगे वो थोड़े जेंडर सेंसिटिव रहेंगे, ठीक है। जेंडर्स को, जो फीमेल जेंडर है उसको ध्यान में रखे बनाए जाएंगे। और जेंडर पैरिटी इंडिकेटर्स, तो जब हमारी जो वेमेन है वो नेशनल पार्लियामेंट में होगी तो इक्वलिटी, एक प्रोग्रेस ऑफ पॉलिटिक्स हमको वहाँ पे दिखाई देगी। एक डिफरेंट टाइप की स्किल सेट जो है वेमेन अपने साथ लेकर आएंगी। एक जो भी अपकमिंग जनरेशन है, जो भी अभी जो यंग वेमेन है वो निकल कर जो आ रही हैं, तो उनके लिए एक रोल मॉडल प्रेजेंट होंगी ये।
और एक जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेंगी। और जो भी वुमेन के इंटरेस्ट हैं, जो वुमेन के पर्सनल मींस स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर, उनको काफ़ी हद तक जो है एक प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि एक वुमेन जो होगी वो बेटर अंडरस्टैंड करेगी एक अनदर वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन। तो जो फीमेल पॉलिटिशियंस होंगी, वुमेन के जो इंटरेस्ट हैं स्टेट को लेकर, लोकल जो इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगी, और जो गैप है रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन के बीच में उसको फिलअप करेंगी। अगर वुमेन ज़्यादा होंगे हमारे पार्लियामेंट में, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। कि ये भी स्टडीज़ ने शो किया है कि जो वुमेन लेजिस्लेचर होती हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी होती है। तो आपने घर में अपनी मम्मियों को देखा होगा, अपनी सिस्टर्स को देखा होगा, या फिर जो खुद लड़कियां हैं वो भी ये समझती होंगी कि वो कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हैं। तो बार्गेनिंग में फ़ीमेल्स को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक्स है उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी वुमेन। एक लो क्रिमिनलिटी का जो रेट है वो काफ़ी लोअर देखा गया है वुमेन में, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। करप्शन रेट्स भी काफ़ी कम देखे गए हैं वुमेन में, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कि हमारी जो कंट्री की प्रोग्रेस है उसको इंक्रीज़ करेगा, उसको इफ़ेक्टिव बनाएगा। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़म के जो चांसेस होते हैं मेल कैंडिडेट्स के, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं। अगर हम लॉ मेकिंग में वुमेन्स को लेकर आते हैं तो हमारी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगी। बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं हमारे जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारा 75 ईयर हो गए इंडिपेंडेंस को, स्टिल हमारे यहाँ पे 1/3 वुमेन नहीं हमारी पार्लियामेंट में। तो काफ़ी बड़ा इशू भी है, और इसके जो ये फुलफिल ना हो जाने के कई सारे रीज़न्स हैं। तो पहला है कि जो पार्टी टिकट नहीं देती है, वुमेन जो कैंडिडेट होती है उन्हें लगता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स की विनिंग एबिलिटी कम है, उनके चांसेस बहुत कम हैं जीतने के, तो इस वजह से पार्टी टिकट्स नहीं देती है। ठीक है, तो यही सोचा जाता है कि उन लोगों को टिकट अगर हम एलोकेट कर देंगे तो पार्टी के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हम वेमेन को ज़्यादा टिकट ही देंगे। और जो भी वेमेन उनको टिकट्स दिए भी जाते हैं तो मोस्टली वो फैमिली या पॉलिटिकल कनेक्शंस उनके रहते हैं। तो आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी, और उसके बाद अभी तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं है कंट्री में। तो आप देख सकते हैं कि वो फैमिली रिलेशंस थे, और कुछ उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा एज मिला, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बनी। और स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वुमेन पे, जिससे क्या होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं पॉलिटिकल मैटर्स में। वल्नरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो भी वुमेन पॉलिटिशियंस उनको अब्यूज़, ह्यूमिलिएशन, थ्रेट्स, ये सब सारे चैलेंजेस होते हैं, फेस करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि कैंपेन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी कम होती है, क्योंकि उनको लैंड इनहेरिटेंस का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ कंट्री में। स्टिल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट सब अलाउ किया, सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं, बट अभी नहीं है इतना, पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस वजह से जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं इस टाइप के। और पैट्रियार्कली इंटरलाइज्ड इस वुमेन फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को। तो इससे क्या होता है कि वो पॉलिटिकली इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और भी चैलेंजेस जैसे ट्राइबल कल्चर वगैरह होता है, इसमें पॉलिटिशियंस नहीं बनती है वुमेन का वर्क डाइवर्सिफिकेशन होता है कि हाँ घर का काम उनको करना है, मेल कैंडिडेट्स को बाहर का काम करना है। तो ऐसे करके तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं, इसकी वजह से फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। अभी जो नए रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उससे ये मतलब क्यों ज़रूरी है हमें रिजर्वेशन देने की। अभी तक तो हमारे जो कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए 75 ईयर्स हो गए, स्टिल उनका इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो हमें उन्हें रिजर्वेशन दे, मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद रिजर्वेशन देने से उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो। तो इसमें क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, मीन्स 1/3 अगर वुमेन हमारे उसमें रहेंगी पार्लियामेंट में। और बाकी जो यंग वुमेन जो अभी आ रही है उनको भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा कि पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, इलेक्शन लड़ेंगी और पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज होंगी, एक अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनको थोड़ा उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, इफ़ेक्टिव लीडर्स होके निकलेंगी हमारे यहाँ से फीमेल्स। तो जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों से।
परसेप्शन चेंज होंगे। एक सोसाइटल एटीट्यूड है कि जो वुमेन है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, या फिर जो वुमेन की कैटेगरी अलग कैटेगराइज करते हैं कि ये वुमेन अलग हैं जो कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, नॉर्मल भारतीय नारी और सारे कंसेप्ट फालतू के। तो ये सब फालतू के कंसेप्ट हैं और कुछ नहीं है इनमें। और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ को प्रमोट करेंगे कि जब वुमेन लॉ मेकर होंगी तो वो थोड़ा सेंसिटिव होगी, और एक होता है ना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उन्हें वुमेन के इश्यूज़ को लेकर, तो वो ज़्यादा अच्छा लॉ बना पाएंगी। तो ये आप खुद समझिए, अगर आपकी कुछ चीज़ को लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप अच्छे से समझते हो, तो आप उसको कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कितना भी अच्छे से मतलब उसको समझ लो, तो लॉ मेकिंग हमारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बिल की इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीन्स कम रिप्रेजेंटेशन है, जो कि काफ़ी हद तक, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे 50% है वुमेन की, और रिप्रेजेंटेशन कितना है 13%, 14%, किसी किसी स्टेट्स में 9% है, 8% है। तो ये सिचुएशन है। तो पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, अब ये सारी वुमेन है जो कि मीन्स अनएम्प्लॉयड ही है, मीन्स मतलब इकोनॉमी एक्टिव में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन दिखा सकें, अपने प्रोग्रेस में हेल्प कर सकें। और अगर जैसे इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनना है, तो उसको वुमेन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। और वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है इसको जल्दी से, मीन्स ऑलमोस्ट अभी तो पास हो गया है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम तक तो प्रेसिडेंट भी एसेंट दे चुके हैं इस बिल को, ऑलमोस्ट एक्ट बन गया है। आई थिंक 106 अमेंडमेंट एक्ट है ये वुमेन। तो इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना, अभी तो देखो टाइम लग जाएगा, जहाँ तक कि 2029 तक ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें जाके इम्प्लीमेंट होगा। बट जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए, सेंसस वगैरह को लेके आया जाए, तो जल्दी से जल्दी मतलब 2029 में ही इसको हम कम से कम अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो वो हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू।